क्योंकि हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं तो हम लोग का जो साथ है चला नहीं होगा, या फिर हम लोग ग्राइंडिंग कर रहे हैं या हम लोग कटिंग कर रहे हैं। कटिंग हम लोग कर रहे हैं कोई चीज को मशीन से, तो कुछ गाड़ी करता है, फिर काट खरीदारी कर रहा है, काट खरीदारी कर रहा है, तो हम लोग करेंगे तो इसका हम लोगों का है। आज देखेंगे द बोल्ट यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। बोल्ट यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। अब ये कुछ चीज ऐसा नहीं कि जो इसको प्रैक्टिकल बनाया जाता है, ये एक तरह का एज्यूम है। एजप्शन का मतलब ये हुआ कि कभी भी जो बोल्ट होता है वो कम एक यूनिफॉर्म फॉर्म में नहीं होता है। यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पे ये है कि इसका जो थ्रेड होने के वजह से कहीं एरिया कम, कहीं एरिया ज्यादा, कहीं एरिया छोटा हो जाता है। तो जहाँ पे एरिया छोटा या बड़ा एरिया में जहाँ बदलाव हो जाता है वहां पे जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब शियर स्ट्रेंथ, तो शियर बोल सकते हो, इल बोल सकते हो, या टेंसाइल, वो हमारा यूनिफॉर्म नहीं रहता है। जब यूनिफॉर्म नहीं रहता है तो इसलिए हम इसका जो स्ट्रेंथ को हम रेजिलियंस के टर्म से समझेंगे। मतलब कितना एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर पाएगा, एनर्जी कितना एब्जॉर्ब कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पे तुम अगर देखोगे कहीं भी बोल्ट इसका थ्रेड होता है तो एरिया, यहाँ पे मेरा एरिया कम हो गया है, ये एरिया मेरा कम हो गया है। जहाँ एरिया कम होगा वहां पे स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जब एरिया कम मींस एरिया लेस तो स्ट्रेस इज वेरी हाई। तो रेजिलियंस जो होता है इट्स प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस का स्क्वायर। ओके, तो ये होता है स्ट्रेस का स्क्वायर। कैसे होता है? तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जान चुके थे कि इंटू 1 इंटू स्ट्रेस इंटू ई, when stress into strain and then convert into the strain into the stress, so 1 by 2 stress square by 1 by e. Okay, so means strain energy is proportional to square. Okay, the square. तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, इस केस वाले में एनर्जी कुछ कहीं कम एब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो इस वजह से हमारा इसके अंदर जो गुण होना चाहिए कि रेजिलियंस, कोई भी प्रॉपर्टीज मटेरियल में रेजिलियंस बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि ये जो बोल्ट और नट का जो ज्वाइंट होता है ये असल में तुमको इम्पैक्ट लोड और शॉक लोड को ज्यादा बर्दाश्त करता है। इसमें दो लोड बहुत ही यूज होता है, एक होता है शॉक मतलब इम्पैक्ट लोड, मतलब अचानक सडनली लोड बोल सकते हो, एंड बोल सकते हो शॉक लोड। दोनों का दोनों लोड क्या है? डायनेमिक लोड है। रिमेम्बर, दोनों का दोनों क्या है? डायनेमिक लोड है। और जहां डायनेमिक लोड आ जाता है इसका स्ट्रेंथ को हम लोग फैटिक स्ट्रेंथ से समझाते हैं। ओके, तो ये हो गया मेरा फैटिक स्ट्रेंथ, मतलब जो हमको बता चुके थे क्या चीज हमारा होता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि स्प्रिंग में जो गुण होना चाहिए वही गुण बोल्ट में भी होना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग में भी हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, रिलीज करता है लोड पड़ने पर। बोल्ट भी, और स्प्रिंग का यूज कहाँ पर करते हैं? स्प्रिंग का यूज करते हैं वाइब्रेशन, इम्पैक्ट और शॉक लोड में। हम जैसे अचानक सोफा सेट में कूद के बैठ जाते हैं तो वो शॉक लोड या डायरेक्ट इम्पैक्ट लोड हमारा हो गया, तो इम्पैक्ट लोड को वो बर्दाश्त कर जाता है स्प्रिंग। तो उसी तरह बोल्ट के अंदर भी स्प्रिंग वाला क्वालिटी होना चाहिए। ओके, तो जब ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कहाँ पे करेगा? तो ये तुमको ये पार्ट में सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इस पार्ट में, क्योंकि स्ट्रेस यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा।
यहाँ पे कम होगा। तो ये पार्ट में जब ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इस पार्ट को मजबूत होना भी जरूरी है। पता चला कि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहिए था 20 जूल और इसको हम दे दिए 40 जूल एब्जॉर्ब करने के लिए, ऑटोमेटिक ये पार्ट यहाँ से टूट जाएगा। तो इसके अंदर तो गुण है कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए कितना एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि ये थ्रेड एक मशीन पार्ट है, एक जो बनाया जाता है, उस थ्रेड की वजह से इसके अंदर जो रेजिलियंस है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, कहीं ज्यादा कहीं बेसी हो जाता है। तो इसी जो ज्यादा बेसी को हम लोग यूनिफॉर्म मानते हैं। तो इसमें हम लोग ये मानते हैं, अब यहाँ पे जो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है, जबकि एक्चुअल में प्रैक्टिस में हमारा स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशंस के मुताबिक हम क्या मानते हैं कि हम इसमें ये मानते हैं कि इन बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ द इंटायर बोल्ट, इंटायर का मतलब हो गया चाहे ऊपर नीचे वाला, चाहे जितना जो भी डिफरेंट टाइप्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इंटायर बोल्ट। अब इंटायर बोल्ट का मतलब क्या हो गया, अब तुमको हम समझाते थे पिक्चर में है, ये हो गया थ्रेड पार्ट, ओके, इसको बोलते हैं इंटायर बोल्ट, नट को छोड़ दो, तो ये थ्रेड पार्ट प्लस शेंक दोनों को मिला के बोलते हैं इंटायर बोल्ट। इंटायर बोल्ट हो गया मतलब दोनों पार्ट इसका, मींस इंटायर बोल्ट का मतलब हो गया थ्रेड प्लस शेंक, ओके, ये पार्ट मेरा हो जाता है। तो द इंटायर बोल्ट मतलब इन द यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि द इंटायर बोल्ट इज स्ट्रेच टू द सेम लिमिटिंग वैल्यू। ये हम लोग इस तरह से मानते हैं, और इसको हम लोग मानने का मतलब इसको कोशिश करते हैं कि यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हो जाए। अब कैसे होगा, ये ऊपर वाली तस्वीर को ही हम जरा देख लें। जैसे मान लेते हैं ये चीज, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये चीज थोड़ा नीचे की तरफ झुका, ऊपर उठा, तो ये हो गया। तो हम ये कोशिश ये करते हैं कि इसका जो सेंक का डायमीटर वो लगभग इस तरह का डायमीटर हो जाए, ताकि जो बेंडिंग ऑफ फोर्स है जो हम बताए थे स्ट्रेस कंसंट्रेशन, वो कम से कम रिड्यूस हो सके। अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे है कि हम एक ऐसा थ्रेड बनाएंगे, जैसे मान लो ये सेंक हुआ, ओके, अब ये हुआ थ्रेड, थ्रेड ऐसा भी हो सकता मेरा है, एक थ्रेड हो सकता मेरा है ऐसा भी। तो दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये कि जो बेंडिंग ऑफ फोर्स होगा, मतलब जो फोर्थ लाइन फ्लो ऑफ एनालॉजी इन द स्ट्रेस कंसंट्रेशन चैप्टर, तो यहाँ पे क्या कि अचानक फोर्स यहाँ बैंड हो गया, ये पार्ट सबसे ज्यादा वीक पार्ट हो गया। इसमें क्या है कि फोर्स यहाँ पे जा रहा है ना, तो इसमें हल्का सा बेंड हो रहा है, मतलब कि जो लाइन ऑफ फोर्स है वो एक तरह का यूनिफॉर्म हो रहा है, मतलब बेंडिंग यहाँ पे भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि बेंडिंग यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इसके तुलना में कम होता है। हमने जा चुके थे कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन में कभी भी मिनिमाइज बिल्कुल हम लोग टर्मिनेट एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मिनिमाइज करते हैं। तो इसी में मिनिमाइज करके हम ये मान लेते हैं कि लगभग पूरे इंटायर बोल्ट में जो स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, ओके, तो वो सेम होगा कि हमारा कितना डायमीटर हम लेंगे होगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर हमको सेंक का डायमीटर बनाना है, डी डायमीटर का डिजाइन निकालना है, तो अगर हम इसके मुताबिक लेंगे तो यहाँ पे तो स्ट्रेस का वैल्यू कम होगा, तो उसका डायमीटर कम होना चाहिए। अगर इसके मुताबिक हम डायमीटर लेंगे तो इसके मुताबिक हमारा डायमीटर अलग हो जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को लिमिटिंग करते हुए, ओके, कि ताकि इसका पूरा का पूरा जो स्ट्रेंथ, जो इसका स्ट्रेंथ है वही स्ट्रेंथ इस पार्ट का भी होगा, ताकि एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ पर हम फोकस कर सकें। जैसे हमने कहा भाई ठीक है डायमीटर ये ले लो, तो हम हमेशा ट्राई करेंगे कि क्योंकि क्योंकि हमारे यहाँ पे इसका एरिया A1 है, इसका एरिया यहाँ पे A2 हुआ, तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो हम लोग जब भी लेंगे तो मिनिमम एरिया पे लेंगे, एग्जैक्ट यू राइट, बिल्कुल मिनिमम एरिया ही पे लेंगे, ओके, तो मैक्सिमम एरिया पे भी लेंगे। तो हम लोग वो ऐसा एरिया पे फोकस करेंगे जो कि इसके स्ट्रेंथ को मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारा दे सके।
तो हम बोल्ट को ये मान के चलते हैं कि बोल्ट में, इंटायर बोल्ट में उसका जो स्ट्रेस का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो सेम होगा। ओके, ये एजम्पशन माना जाता है कि ऐसा हम लोग के अंदर मानता है कि हमारा यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हो सके। ओके, अब इसमें थोड़ा सा कुछ नोमेनक्लेचर्स देखेंगे जरा हम लोग हैं। सर हाँ सर अगर हम वोल्ट और स्प्रिंग में कंपेयर करें तो ज्यादा एनर्जी तो स्प्रिंग एब्जॉर्व करेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, वाई, माय क्वेश्चन वाई, वाई। क्योंकि सर उसका हाँ, क्योंकि सर उसका जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा उसको दबाएंगे तो। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, मतलब का पोटेंशियल मतलब पोजीशन चेंज हो जाएगा। हाँ यस Okay. सर। Now, in the term of the stress and strain diagram, stress and strain diagram, this is stress and strain diagram. तो स्प्रिंग के लिए तो हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि ब्रेकिंग होता नहीं सबसे पहले तो है, लेकिन इतना तो होता है कि एक लिमिटिंग वैल्यू तक हम लोग डायग्राम ड्रॉ किए यहाँ तक। ओके, यहाँ इसका मतलब है कि स्प्रिंग को यहाँ तक हम स्ट्रेस मतलब कि कंप्रेस करके यहाँ तक लाते हैं, उसके बाद स्प्रिंग एनर्जी रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे इसका एनर्जी क्या होगा, एरिया कर्व होगा, तो बिल्कुल क्योंकि इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा, जो स्ट्रेन होगा वो ज्यादा होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लेते बोल्ट बना हुआ है माइल्ड स्टील का और स्प्रिंग भी बना है माइल्ड स्टील का, तो ये तो वैल्यू सेम रहा, दोनों के लिए रहा, स्ट्रेन एनर्जी बाय 1/2 एंड स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये होता है बेसिक फॉर्मूला। ओके, तो 1/2 दिस वैल्यू, अब इसको तुम हटा दो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस, यहाँ बन गया ना, इनटू दिस, सही है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि स्ट्रेन जो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो मतलब डिफॉर्मेशन, तो सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन होता है स्प्रिंग का। मैं ये नहीं कहा कि स्प्रिंग है उसके बराबर ही है, नहीं, उसके अंदर जो मतलब कि जो क्वालिटी है, गुण, वो गुण बोल्ट के अंदर भी है क्योंकि वो वाइब्रेशन और शॉक इम्पैक्ट लोड को बर्दाश्त करता है। तुम ये सोचो कि तुम दो चीज को ज्वाइन करना सीखे नट बोल्ट से, और नट बोल्ट को ज्वाइन करने में अचानक इसमें क्या हुआ कि इसमें वाइब्रेशन हुआ, ठीक है, वाइब्रेशन को बर्दाश्त कर, जैसे तुम एग्जांपल दे सकते हो जब लेथ मशीन या कोई मशीन को जब फाउंडेशन करते हैं तो नट बोल्ट की मदद से कर दिए, क्योंकि इसमें जब मशीन हिलता तो ये वाइब्रेट को करता है। मान लो जब इसमें डिफॉर्मेशन हुआ और डिफॉर्मेशन होने के बाद ये इल्ड पॉइंट को गेन किया तो वापस तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, और जब परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है तो इसका जो टॉलरेंस लिमिट हुआ वो हो जाता है गड़बड़, और जब वो गड़बड़ हो जाता है तो इसमें लॉकिंग प्रॉपर्टी, मतलब ये अपने आप को लॉक कर देता है, क्योंकि बहुत ही हम लोग माइक्रो में इसका टॉलरेंस लिमिट देते हैं हम लोग हैं, तो फिर क्या होगा, ये लॉक खुलता ही नहीं है, तो फिर क्या लाइफ तोड़ना पड़ जाएगा इस केस में हम लोग हैं। तो इसीलिए इस चीज को हम लोग ये देखते हैं कि इसमें अंदर गुण होना चाहिए कि ताकि ये एनर्जी को जब जैसे लोड दें और लोड हटाएं तो ये वापस अपना पोजीशन रिगेन कर सके, जस्ट लाइक स्प्रिंग। तो मान लो तुम सोफा सेट बनाए हो, स्प्रिंग का है, अब एक बार बैठे और ये दबक गया नीचे, कट गया, तो ये तो स्प्रिंग वाला गुण रहा नहीं, क्योंकि इसको तुम फोर्स दिए तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया, लेकिन इसको रिलीज भी करना चाहिए, जब रिलीज करेगा तो अपने एनर्जी को, अपने पोजीशन को फिर से वापस लेके जाना चाहिए, ताकि हमारे सोफा से जिस पोजीशन पे वापस था वही पोजीशन पे वापस आ जाए। तो ये, हाँ, सर परमानेंट लॉक हो जाएगा मतलब इसका मतलब हेलिक्स एंगल बढ़ जाएगा। परमानेंट लॉक होने का मतलब है कि टॉलरेंस डिफॉर्मेशन हो जाएगा। डिफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे है कि जैसे कि मान लो कि हम एक छोटे से होल में एक चीज को डाल रहे हैं, ओके, और अचानक ये चीज थर्मल एक्सटेंशन की वजह से ये फैल गया, तो फिर इसको निकालने में दिक्कत होगा। यस सर। ओके, तो ये कहला गया थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला जो जानते हैं हम लोग हैं, ओके ना। तो थर्मल भी स्ट्रेन होना चाहिए, वो भी एक लिमिटिंग इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होना चाहिए, इसलिए तो थर्मल, जब तुम थर्मल स्ट्रेस पढ़ते हो सॉम में तो तुम लोग को बताया था L इक्वल टू L change of the length, L and coefficient of the linear expansion and change of the temperature, and del L by L equal to alpha del T. This is nothing but called the strain, change of the length per unit original length, and then just multiply with the stress
तो वी ई अल्फा डेल टी, इसको द स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस। ओके, तो हर चीज एक दूसरे से बहुत लिंक है। ओके, एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। नहीं तो बहुत चीज है पढ़ने के लिए, किसको छोड़ें किसको पढ़ाएं। तो तुम लोग खुद पढ़ो और क्वेश्चन हमसे पूछो से, क्योंकि मुझे पता नहीं रहता है कि कहाँ पे तुम लोग को डाउट होगा। तो क्वेश्चन पूछ सकते हो खूब, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, अपना मैकेनिकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछो, हम जानेंगे, जरूर बता देंगे उसको हम बेसिक इंफॉर्मेशन सबके साथ। और ओके ना, तो हम कहाँ पे थे हम, ओके हाँ, तो कुछ हम देख लेते हैं, बहुत इजी चीज है। तो ये हमारा एक तरह का थ्रेड हो गया है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं मेजर डायमीटर। तो थ्रेड का सबसे ऊपर पार्ट है, इसको बोलते हैं मेजर डायमीटर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल डायमीटर्स। और ये हो गया कोर डायमीटर। ठीक है, और इसके बीच वाले को बोलेंगे एवरेज या मीन डायमीटर, जो कि पावर स्क्रू में सेम चीज था। तो ये हो गया, जो ग्रीन हो गया ये मेरा हो गया मीन डायमीटर। तो पावर स्क्रू का लगभग तुमको इसका टॉपिक यहाँ पे मिलेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कुछ स्क्रू को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, स्क्रू को, स्क्रू थ्रेड को, जैसे यहाँ पे लिखेंगे M12.1.25 लिखा रहेगा, एग्जांपल के हिसाब से क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो ये 12 का मतलब हो गया नॉमिनल डायमीटर। ओके, मतलब 12 मतलब नॉमिनल डायमीटर, और 1.25 का मतलब हो गया पीच। पीच का मतलब इस थ्रेड के बीच को बोलते हैं पीच। ओके, तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर हो गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हम डिजाइन पढ़ा रहे हैं, सिर्फ डिजाइन, हाउ टू डिजाइन। ओके, हाउ टू कैलकुलेट द स्पेसिफाइड डायमीटर, डायमेंशन। ओके, हम यहाँ पे तुमको ये पूरी तरह से नहीं जाएंगे डीप के अंदर कि थ्रेड कितना तरह का होता है, थ्रेड का कौन कौन सा एंगल होगा। ओके, ये सब तुम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन्स में, जब हम थ्रेड के बारे में पढ़ेंगे होंगे, उस केस में तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। तो फर्स्ट केस जो हम इसका डिजाइन करने के लिए बैठेंगे, तो कौन कौन सा इसमें अंदर लग जाता है, पूरे थ्रेड में है। तो पूरे थ्रेड में हमारा जो पोर्शंस होगा, ये जैसे मान लेते हैं ये दो प्लेट है, और ये मेरा नट बोल्ट डाल दिए हैं, ये मेरा इसका हेड हो गया। तो सबसे पहला सवाल है कि ज्वाइंट क्यों करते हैं हम। मेरे हिसाब से ज्वाइंट इसलिए करते हैं क्योंकि ये दो मटेरियल ज्वाइंट होना नहीं चाहता है। अगर इस दोनों में कंप्रेसिव फोर्स लगता, तब तो मेरे बोल्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खुद अपने आप में कंप्रेसिव लग रहा है तो खुद ज्वाइंट हो जा रहा है। क्योंकि ये दो मटेरियल जो हो रहा है ड्यू टू वाइब्रेशंस होने के वजह से गैप हो जाएगा। ओके, तो इसलिए इसको कस के दबा के रखने के लिए हम नट और बोल्ट लगाते हैं। तो जब हम लोग कस के दबाते हैं तो ये चीज असल में ये जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाना चाह रहा है, ये ऊपर की तरफ, ताकि ये ड्यू टू वाइब्रेशंस या इम्पैक्ट लोड या शॉक लोड की वजह से ये फैलना चाहता है। तो ये नहीं फैले इसलिए हम लोग नट बोल्ट लगा दिए। तो नट बोल्ट के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, तो नट बोल्ट के ऊपर लगेगा टेंसाइल फोर्स। ओके, तो फर्स्ट केस जो लगेगा वो मेरा टेंसाइल फोर्स इसके ऊपर लगेगा। तो जब टेंसाइल फोर्स लगेगा तो इसका जो फर्स्ट स्ट्रेस पैदा होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होगा। तो सिग्मा टी, अगर वो माइल्ड स्टील का बना हुआ किसी चीज का बना हुआ होगा, तो सिग्मा सी इंटू 4 एंड एक्सटर्नल लोड 4p पाई डी सी स्क्वायर। वाई डी सी टेकन, डी मतलब कोर डायमीटर। ओके, तो कोर डायमीटर हम यहाँ पे लिए हुए हैं। अब सवाल किस है यहाँ पे यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कैसे, यहाँ पे कैसे यूज करेंगे यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, किसका यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हम लेंगे, क्योंकि डायमीटर तो किसी कोर अलग होगा, मेजर का अलग होगा। तो यहाँ पे किसको डायमीटर लेंगे, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब ये है, मतलब जो स्ट्रेंथ है उसको हम मानेंगे कि सिग्मा टी ही हर जगह होगा, कोर में भी यही होगा,
सैंक में भी यही होगा, मेजर में भी यही होगा। इसका स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन हम इसी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ पर हम करेंगे। ये चीज यहाँ पे हो गया। और अगर यहाँ पे सिग्मा टी टेंसाइल है, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया रहेगा तो हम लोग एस वाई टी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी करेंगे। देखो अब एस वाई टी का मतलब क्या, ये होगा मैक्सिमम इल टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके मैक्सिमम, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड देंगे, ये हो गया परमिसिबल। तो ये हो गया परमिसिबल, तो हमेशा यूज करते हैं परमिसिबल, तो बार बार रिपीट कर चुके हैं। तो हो गया परमिसिबल स्ट्रेस हमारा यूज होगा। अब ये तो हो गया जब हम फोर्स लगाएंगे तो थ्रेड के ऊपर, थ्रेड के ऊपर तो नहीं बोल सकते हम, है थ्रेड के ऊपर बिल्कुल नहीं लगेगा। ये किसके ऊपर लगेगा, ये लगेगा सैंक, जो कोर डायमीटर, कोर डायमीटर जो मेरा है वो असल ये जो डायमीटर, ऊपर वाली तस्वीर को हम दिखाएंगे, जो तस्वीर है कहाँ गया, हाँ इसी को हाँ ना। तो कहाँ गया ये चीज, तो ये जो कोर डायमीटर है, ये चीज ऊपर का थोड़ा फिर बाहर निकल जाएगा मेरा, ये चीज, ओके। तो ये कोर यूनिफॉर्म मतलब एक इंच से लेके पूरा इंच तक। तो ये जो हम लोग जो फॉर्मूला लिखा है सिग्मा टी इक्वल टू 4 एम पाई डी सी रिक्वायर्ड, ये असल में ये यहाँ से ब्रेक हो सकता है, चाहे आइदर इधर से ब्रेक होगा चाहे इधर से, जब भी होगा फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। पी फोर्स अप्लाई किए इसको हम लोग है, तो कोई भी क्रॉस सेक्शन, चाहे एक्स क्रॉस सेक्शन या वाई क्रॉस सेक्शन या कोई भी जेड क्रॉस सेक्शन, तो किसी क्रॉस सेक्शन को तो यूनिफॉर्म होगा, मैं तो जो एरिया है क्या यूनिफॉर्म होगा मेरा एरिया, तो उस यूनिफॉर्म एरिया पे जो मेरा फोर्स लगेगा वो हो गया सिग्मा टी। लेकिन कभी कभी ईएस इंजीनियरिंग सर्विस क्वेश्चन पूछता भी है कि यूनिफॉर्म बोल्ट यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में किस डायमीटर को लिया जाएगा। ओके, इसका सीधा जवाब होगा कोर डायमीटर को लिया जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा एरिया, मिनिमम एरिया कोर डायमीटर हो गया। जब कोर सबसे मिनिमम होगा तो स्ट्रेंथ उसका सबसे मैक्सिमम होगा, मतलब लिमिटिंग वैल्यू, तो जो मैं डिफिनेशन था लिमिटिंग वैल्यू, वो ये यहाँ हो गया लिमिटिंग वैल्यू। तो ये क्वेश्चन आईईएस में कभी कभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस साल पूछा गया मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट है। तो ये चीज तुमको होगा कोर डायमीटर, तो ये इसी को ये डायमीटर, ये टेंसाइल कहाँ से ब्रेक, ये यहाँ से ब्रेक, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से ब्रेक कर सकता है। ओके, ये हो गया, जैसे मान लो ये थ्रेड पार्ट हो गया, तो ये ऐसे टूट गया मेरा, यहाँ से टूट सकता है, दिस इज द टेंसाइल। सेकेंड पार्ट, अब आते हैं जो जो थ्रेड पार्ट है मेरा है, जो थ्रेड मतलब नट, ये जो नट पार्ट है, कहाँ ये नट, ये नट पार्ट और ये थ्रेड के बीच का, क्योंकि अब जो जो टूटने वाला होगा वो नट और ये जो थ्रेड है, इस दोनों के बीच के पार्ट का लगेगा। मतलब क्योंकि यहाँ पे क्योंकि नट को हम घुमाते हैं, जहाँ पे घुमाते हैं तो वहां पे क्या पैदा होता है, शियर मतलब टॉर्क। तो नट को हम टॉर्क देंगे अपने हाथ से, और जब अपने हाथ से टॉर्क देंगे तो इसमें शियरिंग पैदा होगा थ्रेड में। तो अब सवाल है कि कितना थ्रेडिंग होगा मेरा इस पे। तो देखो ये नट का हाइट है, ये नट का हाइट एच हो गया, तो इतना हाइट हो गया। अच्छा, एक सर्कमफ्रेंस, जो नट का एक सर्कमफ्रेंस होगा वो कितना होगा, सर्कमफ्रेंस एरिया। तो ये जो जो नट है और जो थ्रेड है, ये दोनों के बीच का, क्योंकि ये मैं इसको समझाने कैसे, ये जैसे मान लेते हैं ये मेरा थ्रेड है और नट भी, तो नट को बनाते हैं इस तरह से, तो ये मेरा नट हो गया। ओके, तो ये नट का पार्ट हो गया। ओके, तो कोई एक क्वेश्चन, ये नट का हो गया, ये थ्रेड का अंदर का थ्रेड का पार्ट होगा, तो ये इसके साथ ये गोल गोल घूमते रहेगा, यहाँ पे शेयरिंग पैदा होगा। तो ये सबसे जो कोर डायमीटर, यहाँ पे शेयरिंग लग सकता है मेरे यहाँ पे। तो कितने एरिया को कवर किया, तो यहाँ पर जो टाउ होगा वो टोटल होगा पी, एंड फॉर्मूला होगा पाई डी एच एच, पाई डी मतलब सर्कमफ्रेंस इंटू एच। तो जितना नट का हाइट होगा उतना हमारा शेयर इसके ऊपर लगेगा। तो हाइट जितना ज्यादा होगा शेयरिंग उतना कम होगा, क्योंकि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है मेरा है। तो जितना, इसलिए देखो जितना ज्यादा हैवी फोर्स हम लगाएंगे, हैवी फोर्स, वहाँ नट का हाइट बहुत ज्यादा हमारा दिया जाता है, ताकि हमारा जो शेयर स्ट्रेंथ है उस नट जो थ्रेड के बीच का, इसको ये बैलेंस कर सके।
ओके, तो ये हम लोग हाइट को बना के रखते हैं। और अगर ओके अब यहाँ पे एरिया अगर डायमीटर बहुत छोटा रखेंगे, ओके छोटा रखेंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो कोर डायमीटर को भी बड़ा करते हैं। तो सिंपली है कि जब शियर स्ट्रेंथ को बचाना पड़ता है, तो जब हैवी शियरिंग होगा तो हम हाइट का नट को बढ़ाएंगे और प्लस कोर के डायमीटर को भी हम लोग बढ़ा के रखेंगे। ओके, तो डिपेंड्स ऑन द लोड, तो लोड और एक्सटर्नल लोड या एप्लीकेशंस के अनुसार हम इसके फोर्स को हम बढ़ा देते हैं और या घटा देते हैं हम लोग हैं। अब नाउ तो यहाँ पे तो ई तो टॉप मेरा हुआ। अब मटेरियल का हमको सिर्फ पता है सिग्मा टी, मुझे पता है सिग्मा टी मतलब SYT बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मुझे ये पता है। ओके, तो अब ये मैक्सिमम शेयर कैसे निकलेगा इसके हिसाब से, तो ये निकल जाएगा क्योंकि SYT/2 करते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, थोड़ी FO2 डिवाइड बाय टोटल लोड बाय पाई कोर डायमीटर एंड हाइट ऑफ द नट। ओके, हाइट ऑफ द नट, तो हाइट ऑफ द नट हो जाएगा, तो इसको तुम कर सकते हो सिग्मा टी इक्वल टू 2p/πdc/h। हम लोग यहाँ से भी सीधे निकाल सकते हैं। ये यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम h को निकालते हैं। ओके, जब h को तुम निकाल दोगे तो अब बता सकते कि दिस इक्वेशन इज इक्वल टू p and π/4 and dc²। क्या ये सही है, क्या ये हो सकता है, मुमकिन है कि नहीं है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम दोनों को बैलेंस कर दिए हैं। जब बैलेंस किए तो देखो तो 2p and πdch इक्वल टू and 4p and πdca² and this is कैंसिल, पाई पाई हट गया, dc यहाँ से हट गया, तो देखो तो क्या निकला मेरा h का वैल्यू निकल गया। ये भी मेरा एक क्वेश्चन बन गया ऑब्जेक्टिव, h इक्वल टू dc/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब होगा, जब शियर स्ट्रेंथ जो है मेरा, मतलब कि मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ जब मानेंगे, जब यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, तो हाइट जो होगा नट का कोर डायमीटर का हाफ होगा, तो जितना भी कोर डायमीटर हम यूज करेंगे उसके हाफ नट होगा हमारा हाइट। ओके, ये था मेरा एक ऑब्जेक्टिव, एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट टर्म हो गया था मेरे यहाँ पे। अब ओके, तो कोर डायमीटर ये तो मैं निकल गया। उसके बाद एक कोर डायमीटर को भी हम चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, नॉमिनल डायमीटर माइनस पी। ये कैसे निकालते हैं, फर्स्ट चैप्टर ये जो पावर स्क्रू जो पढ़ाए थे वो चीज हम यहाँ से करके दिखाए थे। तो पावर स्क्रू में जो कोर डायमीटर जो होगा, नॉमिनल डायमीटर होगा, वो DC प्लस पी के बराबर भी हो जाएगा। दोनों सेम ही क्वेश्चन हो गया, तो इससे हम लोग नॉमिनल डायमीटर हम लोग इसको चीज को निकाल देते हैं। ओके, अब आते हैं एक क्वेश्चन पे। अगर हम क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे हम एक देखेंगे, उसके बाद हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो एक सिलेंडर, एक स्टीम इंजन है। ओके, स्टीम इंजन का एक सिलेंडर हेड है जो कि तुमको M20, मतलब ये मान लेते हैं एक सिलेंडर हुआ, एक सिलेंडर का हेड है, इसमें ये कोई कुछ नट से हम लोग इसको पैक किए हुए हैं। इस मान लो सिंपल एग्जांपल ये तुमको हो गया, इसके अंदर स्टीम बना हुआ है, ठीक है ना, जो गैस है जो इसके ऊपर धक्का मार रहा खोलने के लिए, तो इसको हम नट बोल्ट से कस के हम इसको लॉक कर दिए हैं। ओके, अब लॉक कर दिए हुए हैं, तो अब सवाल यहाँ पे है कि तुम्हें निकालना है कि कितना नंबर ऑफ बोल्ट यूज करेंगे। पहला कंडीशन कि अगर ये जो स्टीम जो में डायमीटर है वो 300 mm का है, स्टीम का जो प्रेशर है वो तुमको 1.5 न्यूटन पर mm² इसका गैस का प्रेशर हो गया, और परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ तुमको दे दिया 25 न्यूटन पर mm², इसका दे दिया है परमिसिबल शियरिंग हो सकता है इसमें तुमको है। ओके, और ये जो बोल्ट है जो कंपनी दिया बोल्ट वो दिया हुआ M/12 सॉरी 1/20 इंटू 1.25, ये बोल्ट का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। तो तुम्हें निकालना है कितना नंबर ऑफ बोल्ट यूज होगा इसमें। ओके, कितना नंबर ऑफ बोल्ट यूज करना होगा। तो सबसे पहला जो बेसिक इक्वेशन क्या यूज करना होगा हमको है, तो हमें, क्योंकि यहाँ पे शियरिंग स्ट्रेंथ दिया हुआ, तो शियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, शियरिंग, तो यहाँ पे शियरिंग हो रहा है मेरा है, तो शियरिंग का फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज करेंगे इसको हम लोग है, तो शेयरिंग का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग है और यहाँ पे कोई स्टीम
क्या कर रहा है यहाँ पे, ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है। ओके, ऊपर की तरफ धक्का मार, तो इसमें क्या पैदा होगा, इसमें देखो क्वेश्चन समझो, दिया हुआ शियर स्ट्रेंथ, लेकिन स्टीम हमेशा ऊपर की तरफ धक्का मारे ताकि नट को जो है, ये जो मेरा नट है, ये मान लेते 2 प्लेट है इसके जो जोड़ देखता कि ऊपर की धक्का लगे। तो दिया हुआ मेरा क्या चीज है, नट में लग रहा है टेंसाइल, क्वेश्चन में दिया हुआ शियर। ओके है, तो अब यहाँ पे केसेस को बना लेंगे, तो कुछ करना नहीं है, सबसे पहले सिग्मा टी को कैलकुलेट कर दो। तो सिग्मा टी कैसे निकलता है, हम जानते हैं टाउ बाई, सॉरी नॉट नॉट टाउ बाई 2, तो टाउ इक्वल टू सिग्मा टी बाई 2 होता है। तो मतलब कि सिग्मा टी इक्वल टू 2 टाउ, और जब मेरा ये निकल गया सिग्मा टाउ परमिसिबल, तो सिग्मा टी इक्वल टू क्या निकलेगा, 4p पाई पाई डी सी स्क्वायर। क्योंकि देखो यहाँ पे असल में सिग्मा टी इक्वल टू क्या लिखते हैं, फोर्स बाय एरिया लिखते हैं। तो दिस इज फॉर सिंगल थ्रेड, सिंगल बोल्ट। यहाँ पे n नंबर बोल्ट को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे पता नहीं मुझे कितना बोल्ट होगा, 4 5 6, तो n से इतना नंबर ऑफ एरिया को यहाँ पे कवर करेगा। तो शियर स्ट्रेंथ वो बैलेंस करेगा नंबर, तो जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा इसमें कम बैलेंस करने के लिए मौका मिलेगा। जैसे मान लो कि अगर 2 बोल्ट है, टोटल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो ये 5 न्यूटन 5 न्यूटन बर्दाश्त करेगा। अगर 3 होगा तो 3.3 करके बैलेंस करेगा। तो मतलब कि ज्यादा यहाँ पे लगने का मतलब है कि यहाँ पे स्ट्रेस हर एक पे कम पैदा इसमें होगा। तो नाउ, तो अब यहाँ पे ये सिग्मा टी पता है, कोर डायमीटर मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे दिया हुआ है M20 इंटू 1.25, तो ये दिया हुआ नॉमिनल डायमीटर, मतलब ओनली डी इज इक्वल टू 20। अब पिच दिया हुआ, ये पिच दिया हुआ है मेरा 1.25, तो कोर डायमीटर निकल जाएगा कितना मेरा, तो कोर डायमीटर फॉर इच, तो डी माइनस पिच, तो ये हम कर लेंगे तो मेरा निकल जाएगा कितना, डी हो गया 20, 1.25 सॉल्व कर देंगे 18.75। ओके, ये मैं हो कैलकुलेशन। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, डीसी निकल चुका है, डीसी कैलकुलेटेड, ये पता है। अब ये क्या, इट्स ए फोर्स नॉट द प्रेशर, पी इज अ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, यूनिट होना चाहिए न्यूटन, और यहाँ पे गैस का प्रेशर दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर है। तो कैसे कन्वर्ट कर देंगे हम लोग फोर्स पे, तो ये स्टीम का प्रेशर है, तो स्टीम का प्रेशर नट के ऊपर फोर्स के रूप में कितना लगेगा, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। ओके, तो अब हाँ, अब यहाँ पे एरिया, तो किसका एरिया, ये जो मेरा प्लेट है, ये प्लेट में पता नहीं मुझे कितना नट बोल्ट लगाए हैं, ये स्टीम इसके ऊपर धक्का मारेगा, तो ये जो स्टीम हो तो किसी एक नट के ऊपर तो फोर्स नहीं लगा रहा है, एक नट के ऊपर लगा रहा है, लेकिन जो इक्वेशन वो किसी एक नट के लिए है। रिमेंबर, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ये जो इक्वेशन यूज की है वो एक नट के लिए है, फॉर ओनली सिंगल कोर डायमीटर, लेकिन ये जो प्रेशर स्टीम है वो किसी एक नट को नहीं लगा रहा, बल्कि जितना नंबर ऑफ नट है उसके ऊपर लगा रहा। तो टोटल जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो कितना लगेगा, टोटल फोर्स इसके ऊपर कितना लगेगा, टोटल फोर्स लग जाएगा, तो वो हो जाएगा प्रेशर 1.5 इंटू फोर्स मुझे पता नहीं, एरिया पाई बाई 4 एंड डी स्क्वायर। डी मतलब इसका जो प्लेट है उसका डायमीटर हो गया था 300 mm। तो यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो वो निकल जाएगा मेरा टोटल फोर्स। तो फोर्स मेरा डायरेक्ट कैलकुलेशन करके हम बता रहे हैं, फोर्स लग गया मेरा लगभग 106 किलो न्यूटन। ये 106 किलो जो न्यूटन है वो टोटल इसके ऊपर लग रहा है। लेकिन जब हम सिग्मा टी इक्वल टू 4p बाई पाई डी सी स्क्वायर ये यूज करें कोई भी, तो ये हो गया फॉर सिंगल बोल्ट, लेकिन जैसे हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया टोटल नट के लिए। तो जो यहाँ पे p है वो अब यूज कर सकते हो 106 के लिए, ठीक है ना, 106 के लिए हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा इस केस में। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे बनाते हैं। और कुछ, तो इसको कैलकुलेट तुम खुद करोगे, हम करके यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। तो पुट करने पे इसका आंसर तुमको 8 आएगा, 8 नंबर ऑफ वोल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे।
सो फोर्स जो लगेगा पूरा वोल्ट में लगेगा ना सर, होल वोल्ट? बिल्कुल बिल्कुल पूरा वोल्ट पे लगेगा, यस सर। पूरे वोल्ट पे लगेगा। अब एक तुमसे क्वेश्चन पूछ लिए, हम पूछ लेते हैं। जैसे मान लो, तो अगर हम ये यहाँ पे कह दें कि भाई ये टोटल, ये मेरा प्लेट है, इसमें मेरा 8 बोल्ट है, या 1 2 3 4 5 6 7 8 बोल्ट है, तो एक बोल्ट में कितना फोर्स लगेगा? तो 106/8। यस सर। इसमें क्या था कि यहाँ पे नंबर एन नंबर नहीं दिया गया, एन नंबर दिया रहता तो सीधे हम भाग देते तो हमको एक बोल्ट पे फोर्स निकल जाता। तो यह 106 जो एक टोटल प्लेट पे फोर्स लग रहा है, जब टोटल प्लेट पे फोर्स लग रहा है तो हम टोटल वाले पे हम काम करेंगे। क्वेश्चन कभी कहता है कि सिंगल सर यहाँ पे बोल्ट टोटल फोर्स देने के बाद, सर बोल रहे कि यहाँ पे टोटल फोर्स देने के बाद यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ बोल्ट कितना है। कितना यूज करना चाहिए ताकि इस प्रेशर को बर्दाश्त, जो स्टीम का जो हाँ। प्रेशर है वो बर्दाश्त कर सके, अदरवाइज वो तोड़ के निकल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे गैस लीकेज होना शुरू हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना, गैस लीकेज ना हो। प्लस इसमें वाशर जरूर यूज करते हैं, तो हम वाशर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बोल्ट का डिजाइन को कर रहे हैं। वाशर यहाँ पे भी यूज होता है, थोड़ा सा एब्रेसिव बॉन्डिंग, कुछ हम लोग पॉलीमर्स का यूज करते हैं ताकि पूरी तरह से लीकेज ना कर सके। ओके, इस तरह का हम यूज करते हैं लोग। यस सर। ओके। सर। हाँ सर। हाँ, पूछो पूछो क्वेश्चन सर पूछो। एक टॉपिक सर, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है सर, इससे है बता रहे हैं। मतलब डिजाइन ऑफ सी से जो ओवरहैंग क्रैंक, हाँ, ये सर हुआ था क्लास में सर, पता नहीं मेरा छूट गया था शायद। अब देखो हमको भी याद नहीं होता है कि हम क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएं, कौन सा हमसे छूटा है कौन सा नहीं छूटा है। नेटवर्क इतना यहाँ पे लोअर गलफोर्ड टाइप का था, कभी आवाज हाँ। गया कभी आवाज नहीं गया, समझे? तो यस। मुझे देखना पड़ेगा कि हम क्या चीज छोड़े हैं, क्या चीज मिस हुआ हमसे, है ठीक है ना। फिर भी यस सर। जो चीज नहीं हुआ है या कुछ चीज परेशानी किया है उसको हमको रिपीट कर देंगे। फिलहाल इस टॉपिक को खत्म ज्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं, ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर से चैप्टर 1 2 के बाद हम तो रिव्यू करते चल जाएंगे, कि ताकि थोड़ा सा जो भी चीज भूले हुए होगे उसको थोड़ा सा दिमाग में वो चीज बैठ जाए। हम यस सर। और हम सैंपल में हम भेज दिए हैं, वो सैंपल है ठीक है ना। और सैंपल का मतलब हुआ कि जो शीट है ना वो तुमको बड़ा शीट है जो तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में बनाते थे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, उसी शीट में वैसा ही बनाना है। तो अगर तुम लोग को लगता है कि ज्यादा दिक्कत हुआ, जो हम सैंपल भेजे हैं ना उसको भी कॉपी कर सकते हो, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कुछ नया डाटा वाटा डाल कर चेक करो कि सच में मतलब डिजाइन मेरा तुम्हारा सेफ हुआ कि नहीं हुआ। तो वो लोग का तो तुम लोग सीनियर का था, वो अपना अलग अलग डाटा लेके बनाया। अब तुम लोग भी अलग डाटा लेके बना, लेकिन जो प्रोसीजर है ना, जो लोग स्टेप उठा बस वही स्टेप उठाना है। कौन सा स्टेप कैसे कैसे डिजाइन डिजाइन ड्राइंग उसी तरह बनाना तुम लोग को। तुम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हो गए असेंबल डी असेंबल करना, तो यहाँ पे डी असेंबल नहीं करना है, वो तुम लोग सीख चुके हो। यहाँ पे सिर्फ तुमको कैलकुलेशन करना है, स्ट्रेस का, स्ट्रेन का, एरिया का, डायमीटर निकालना, लेंथ निकालना है, यही सब तुमको निकालना है, कितना कितना एग्जैक्ट का वैल्यू होगा। ठीक है ना। जब तुम कंप्लीट ग्राफिक्स इंजीनियर बन जाओगे, डिजाइन बन जाओगे इंजीनियर, तब ये सब कुछ करोगे, कैलकुलेशन भी करोगे, असेंबल भी करोगे, डिसेंबल भी करोगे, उसका 3D भी करोगे, उसका फ्रंट व्यू साइड व्यू सब करोगे। तो एज वो जब बने डिजाइन इंजीनियर तब। लेकिन फिलहाल तुम लोग डिजाइन इंजीनियर तो नहीं बनना है, अभी सिर्फ सेमेस्टर पास करना है। डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट से हम लोग स्ट्रेस का और उसके स्ट्रेंथ का कैलकुलेट करके हम उसके डायमेंशन को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो वो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते थे असेंबल असेंबल करना, इसमें तुम लोग को नहीं पढ़ना। ओके, तो इसको हम यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट डे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी को बढ़ाएंगे, तो 1 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट हमको याद से भेज दोगे, कुछ क्वेश्चन और है तो रिपीट करो, पूछो कोई भी चैप्टर से। ये हम क्लास ऑफ करते हैं। ओके, क्लास हम यस सर, ऑफ थैंक यू। करते हैं। ओके।